नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। अतुल सुभाष के साथ जो हुआ, उसने पूरे देश में एक बहस छेड़ दी है। बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो कि सदमे में हैं। और अगर मैं कहूं कि कलेजा कपा दिया इस घटना ने, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक नौजवान सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने जिस तरह से जान दे दी, और जो उसने अपने वीडियो में और 24 पन्नों के नोट में जो बातें सामने रखी हैं, उसने पूरे देश का ध्यान खींचा है। ये सुसाइड जैसा कदम अतुल को क्यों उठाना पड़ा, और क्या दूसरा कोई अतुल सुभाष ना बनने पाए, दोबारा कोई ऐसी दर्दनाक घटना ना होने पाए। हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अनूप प्रकाश अवस्थी। हम यहीं से शुरू करते हैं अनूप, कि मुकदमा जो है ये दर्ज कराया गया यूपी के जौनपुर में। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर में काम कर रहा था बेंगलोर में। एक एक चीज को शुरू करते हैं और वहीं से चीजें क्लियर होंगी। तो बेंगलोर से आना और जौनपुर में ये केस लड़ना, 120 तारीखें, 40 बार पेशी, ये जो सिचुएशन है अनूप, जरा इसके बारे में समझाइएगा। अभिषेक, बहुत दुखद स्थिति है क्योंकि अभी जो पिछले कोविड में बहुत सारे काम हुए उसमें एक काम ये था कि ज्यादातर न्यायालयों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा से जोड़ दिया गया, तो भौतिक रूप से न्यायालय के अंदर उपस्थित होकर के उपस्थिति दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं रही। जब तक कि बाय ऑर्डर कोई ऐसी स्थिति नहीं आती इसमें न्यायालय कहे नहीं, आपको उपस्थित होना ही भौतिक रूप से कोर्ट के अंदर। तो अगर ऐसी कोई स्थिति आती थी तो वर्चुअल अपियरेंस का या वीडियो के माध्यम से अपियरेंस का ऑप्शन रहा। मैं थोड़ा इसको देख करके जो बातचीत आप बता रहे हैं कि 40 के आसपास में फिजिकल प्रेजेंस वहां पे और पूरे घर पे मुकदमे, ये सब की जो स्थिति रही है उसमें मैं थोड़ा सा, मुझे आश्चर्य लग रहा है कि क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित होने का ऑप्शन नहीं दिया गया। ये मुझे ये जरूर बहुत बड़ी बात आश्चर्यजनक आप कह लग रहे हैं रहा है। अनूप। और ये आपने जो बात कही है, ये बात मतलब मुझे लगता है कि ये एक हैरेसमेंट से बचने का अतुल सुभाष के एक बहुत बड़ा जरिया हो सकता था। जो अभी आपने बात रख दी है कि अगर उसको ये ऑप्शन दिया जाता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, तो शायद इस लेवल तक स्ट्रेस ना पहुंचता कि व्यक्ति आत्महत्या के बारे में सोच सके। वीडियो नहीं कॉन्फ्रेंसिंग अभिषेक, एक मुझे ऑप्शन है जानकारी अनूप। नहीं है, मुझे ये जानकारी नहीं है कि उनको विकल्प दिया गया था या नहीं दिया गया था। हाँ। मुझे ये बिल्कुल जानकारी नहीं है। लेकिन सामान्य रूप से अभी देश के सभी जो न्यायालय हैं, सब तो नहीं कहूंगा लेकिन जो अधिकतर न्यायालय हैं उनमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा है। विशेषकर जो परिवार न्यायालय हैं उसमें तो अवश्य करके सुविधा है। तो अब अगर ये विकल्प उपयुक्त मतलब प्रयोग में लाया नहीं गया है तो ये काफी बड़ा प्रश्न चिन्ह है व्यवस्था के ऊपर। ये और अगर मतलब दिया मुझे गया ये भी था और आपसे पूछना उपयोग है में नहीं अनूप, लाया क्योंकि गया, अब तो उपयोग नहीं बात किया गया, अनूप, वो अब तो दूसरी बात ये बात। भी हो रही है कि अतुल सुभाष तो नहीं रहा, लेकिन जी। बात तो आगे की भी है ना, कि किसी और के साथ ऐसा ना होने पाए। तो ये जो आपने बात कही है, यानी कि ये किसी व्यक्ति का राइट है कि वो कोर्ट से कह सकता है कि हम नहीं आ सकते हैं, हमारे पास संसाधन नहीं है, दूरी है, स्थितियां हैं, आप हमारा जो डिजिटल अपीयरेंस है वो आप ले लें। ये राइट है क्या किसी व्यक्ति के पास ये बात कहने का? अभिषेक, राइट ही नहीं, यही है। जब आप डिजिटली अपेयर हो सकते हैं जब तक कि कोर्ट आपकी भौतिक रूप से उपस्थिति कंपेल ना करे। किसी भी क्रिमिनल मैटर में, बड़े से बड़े क्रिमिनल मैटर में, हम्म। अगर आप डिटेंशन में नहीं हैं, आप जमानत पे हैं या आपको अरेस्ट नहीं किया गया है या आप अपियर हो रहे हैं ऐसे मामले में, तो आप बिल्कुल जहां पे हैं अपने वर्क प्लेस से, अपने घर से प्रॉपर ड्रेस में रहिए। ऐसा नहीं है आप कैजुअल हों आप, क्योंकि वर्चुअल कोर्ट भी कोर्ट ही है, कुछ ऐसा नहीं है, वो प्रॉपर कोर्ट है। तो उपस्थित होने की पूरी व्यवस्था है। और दिल्ली में तो बहुत ही अच्छे से इसका परिपालन किया जा रहा है। बाकी जगहों पे क्या ये आप बहुत स्थिति बड़ी है वो बात मैं कह रहे हैं बता अनूप, नहीं और मैं सकता, चाहूंगा कि जो लेकिन भी हर जगह होना दर्शक चाहिए। इसको सुन रहे जी। हों इस बात को समझें कि रास्ते होते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि अतुल सुभाष के ऊपर जो बीत रही थी उसको आप किसी तरह से कम करके देख सकते हैं। वो बहुत ही भयावह स्थितियां थी जो सामने आई हैं, लेकिन जो अनूप बता रहे हैं, आखिरकार जिंदगी तो बचानी है, रास्ता तो निकालना है। तो एक बड़ी बात ये बता दी अनूप ने कि एक, आप डिजिटल अपीयरेंस के लिए आप प्रेस कर सकते हैं, आपका अधिकार है। दूसरी बात अनूप मेरी ये भी है कि जिस तरह से केस पे केस लगाए जा रहे थे, मैं इसके बारे में समझाऊंगा कि ये दहेज उत्पीड़न, मारपीट, अननेचुरल सेक्स, 9 मुकदमे।
तो कितने मुकदमे इस तरह के दर्ज कराए जा सकते हैं? और अगर बार बार कराए जा रहे हैं तो क्या फिर जो जिसके खिलाफ कराए जा रहे हैं वो एक के बाद एक मुकदमा झेलता जाए? उसके पास कोई विषय और राइट बहुत नहीं है बहुत कि इस तरह की चीजों से दुखद बचने का? है। अगर 9 मुकदमों का कोई रीजन होना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं, चूंकि फैक्ट्स नहीं पता है मुझको कि ये मुकदमे किस वजह से हुए, तो हम्म। एज लीगल प्रोफेशनल मैं ये कह सकता हूं, जितने एक नेचर के मुकदमे थे उन सबको कंसोलिडेट किया जा सकता था। जिनका हम्म। नेचर अलग होता तो 2-3 श्रेणियों में ही शादी ब्याह से जुड़े हुए मुकदमे होते हैं। एक तो दहेज उत्पीड़न से रिलेटेड मामला होता है जो पहले 498A हुआ करता था, अब हम्म। 85-86 बीएनएस हो गया है। हम्म। हम्म। इसके अलावे डोमेस्टिक वायलेंस में जो एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ, वो सेक्शन 12, उसके अंदर मामले होते हैं, या मेंटेनेंस का मामला होता है। ये हम्म। 2-3 तरीके होते हैं। और अगर इसके अलावे जो है उसमें मतलब यही 3-4, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए अगर लड़का फाइल करता है, लड़की फाइल करती है, आप फिर डाइवोर्स। तो ये 4 या 5 टोटल तरीके हैं जिनके हम्म। अंतर्गत ये मामले फाइल किए जा सकते हैं। हम्म। लेकिन सपोज कोई बहुत जबरदस्त किस्म का फिजिकल वायलेंस है, उसका दहेज से कोई लेना देना नहीं है, हम्म। तो जो आपराधिक सेक्शंस हैं उनके तहत मुकदमा होगा। अगर कहीं कोई ऐसी मारपीट हो गई या कोई और फिजिकल वायलेंस हुआ, शरीर को आघात पहुंचा, तो उसका मुकदमा अलग होगा। तीसरी चीज ये है कि जितने नंबर ऑफ इंसिडेंट्स हैं उतने नंबर ऑफ मुकदमे होंगे। हम्म। लेकिन अगर वो दिख रहा है कि कोई दोनों एक दूसरे के संपर्क में नहीं आए आए हैं, और तो मुकदमे एक के बाद एक केवल हैरासमेंट के लिए अगर फाइल किए जाते हैं, तो जो मुझे यहाँ पर आपसे फाइल करने एक बात वाली, और समझनी वो है जो अनूप, यहाँ एफआईआर पर रजिस्टर एक करने बात वाली आपसे और। एजेंसीज हैं, हाँ। उनका दायित्व बनता है कि वो उसकी स्क्रूटिनी करें हाँ। बिफोर लॉजिंग द सेम। उनका दायित्व हाँ। जरूर बनता है। एक बात मुझे आपसे यहाँ और समझनी है कि इस पूरे मामले में अतुल सुभाष ने जो फैमिली कोर्ट की जज है उनके ऊपर भी कई सारे आरोप लगाए हैं। मैं ना उनके नाम का जिक्र कर रहा हूं, ना मैं कोई और बात, लेकिन आरोपों का जिक्र इसलिए करूंगा क्योंकि वो आरोप रिपोर्टेड हैं अनूप, बाकायदा ये आरोप रिपोर्टेड हैं कि ये कहा कि अतुल सुभाष ने अपने आखिरी स्टेटमेंट में कि बाकायदा 5 लाख रुपए की डिमांड की गई और जज ने कहा अगर रुपये दोगे तो मामला तुम्हारा सेटल करा दूंगी। ये अगर ऐसा होता है, अभी इसमें हुआ या नहीं ये जांच का विषय अनूप, लेकिन अगर ऐसी स्थितियां आती हैं किसी के सामने, कोई अतुल सुभाष अगर ऐसी स्थितियों से वाकई में टकरा जाए तो उसके पास क्या विकल्प होता है? अब अभिषेक, अगर कहीं घूस की मांग की जाती, जरूरी नहीं कि जुडिशरी, कहीं भी अगर घूस की मांग की जाती है, तो आपके पास विकल्प है विजिलेंस में जाने का, पुलिस में जाने का, कि आपसे घूस की मांग की गई है, हम्म। और आप उसको पकड़वा सकते हैं। रंगे हाथों पकड़े जाने का आपने लेकिन मुहावरा भी सुना जुडिशरी में होगा। अगर कोई मांग करता है तो क्या कर सकते हैं? जुडिशरी के लिए देखिए, कौन सुनेगा? मैं और मैं हायर बता कोर्ट रहा हूँ, सुनेगा। अगर मैं बता रहा हूं, अगर आप किसी जुडिशियल ऑफिसर के ऊपर किसी भी तरीके का आरोप लगाते हैं, तो गंभीर आरोप होना चाहिए। फिर हम्म। उस आरोप की आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आपने आरोप लगाया वो सत्य है। आप ऐसे ही सिंपल एक लेटर भेज करके अपना नाम साइन करके अगर आरोप लगाएंगे तो उसको कोई सुनेगा नहीं। जो हम्म। प्रक्रिया है वो मैं बता दे रहा हूं। अगर आप किसी जुडिशियल ऑफिसर, क्योंकि कोई भी सैक्रोसैंक्ट नहीं है, गलतियां कहीं भी हो सकती हैं, और ऐसा भी नहीं है कि पहले ऐसे मामले ना आए हों, तो मैं किसी को भी बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे रहा हूं। लेकिन मैं जो बता रहा हूं, क्योंकि जुडिशरी रोज ना रोज केसेस डिसाइड करती है, तो हम्म। एक पक्ष कम से कम एग्रीव जरूर होता है जिसके हक में, फेवर में हम्म। फैसला नहीं हुआ, चाहे हम्म। वो पक्ष कोर्ट के सामने आने वाला हो या हम्म। वो पक्ष जिसके खिलाफ वो मामला लाया गया हो। तो कोई एक पक्ष असंतोष के साथ ही जाएगा कोर्ट से, अगर समझौता नहीं हुआ है, कोई एडजुडिकेशन हुआ है तो। और ऐसी स्थिति में असंतुष्ट पक्ष कई बार अनावश्यक भी आरोप लगा देते हैं कोर्ट के पास ऊपर। तो इसको कैसे सेफ गार्ड किया जाए, जो इक्विटीज हैं उनको बैलेंस कैसे किया जाए, तो अगर आप किसी जुडिशियल ऑफिसर के ऊपर आरोप लगाते हैं, तो हम्म। आपको अपना नाम, पता और जो भी आपने कहा है उसको एक अफिडेविट के जरिए सपोर्ट करना पड़ेगा। पर किसके तब आगे आप करना उसको भेज, पड़ेगा? हम किसके आगे जा सकते हैं किसी की नौबत आ ही आप जाए? अगर ऐसी स्थिति आती है, आप हाईकोर्ट को भेज सकते हैं। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला हुआ है, तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हेड हैं, यानी जिला जज,
उनके सामने आप कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं, लेकिन वो कंप्लेंट सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट होनी चाहिए। और हम्म। आप जितना अधिक एविडेंस दे सके उतना बेहतर। अगर कोई आपके पास मतलब ये रिकॉर्डिंग ऑप्शन है है या अनूप, कुछ, ये ऑप्शन है कि बिल्कुल आप हम शिकायत कर सकते हैं, जज के खिलाफ भी शिकायत कर सकते हैं, जो बिल्कुल कर ऊपर की सकते हैं, अथॉरिटी है उनको। बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप है उसको उस आरोप का सामना करते हुए अपना पक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। कानून के समक्ष सभी समान हैं, चाहे वो हम्म। लिटिगेंट हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो जज हो। और हमने लेकिन कई बार क्योंकि ये भी देखा है कि जुडिशियल, जज जब कुछ आरोप लगता है तो रिक्यूज भी कर जाते हैं, ये भी हमने देखा है, कई बार ऐसा हुआ है। अब ऐसा जो न्यायिक शुचिता है उसको हम्म। बनाए रखने के लिए ऐसा करना ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभिषेक आप ये देखें कि किसी को अगर केवल आरोप ही लगाना हो तो आप कहां तक रिक्यूज करेंगे? हम्म। सिस्टम में वही हम्म। जजेस तो हैं। और हम्म। बहुत सारे और बहुतायत में जो जज हैं वो ईमानदार हैं। मैं तो एक्सेप्शन आप ये कुछ कह हो रहे हैं कि सकते हैं तो एफिडेविट के साथ में और एक कंपेलिंग एविडेंस के साथ में आपको बात रखनी पड़ेगी हाँ, सामने। आपको उस कंप्लेंट की ओनरशिप लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो हम्म। आरोप गलत पाया गया, ये हम्म। पाया गया कि आपने दुर्भावनावश लगाया है, तो हम्म। आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ठीक, एक बात तो मुझे और जुडिशरी समझाइए। पे आरोप लगाना अतुल जी, इतना एक बात सामान्य और, कार्य एक जो नहीं है। कन्वर्सेशन सामने आया है अतुल सुभाष का और उसकी पत्नी का, उसमें ये बात है कि अतुल सुभाष की पत्नी अतुल से ये कह रही हैं कि अतुल ने कहा कि मैं सुसाइड करने की बात हुई, कि सुसाइड वाली बात, कि सुसाइड कर ले, कि अतुल सुभाष सुसाइड कर सकते हैं, ये सारी बात सामने आई। तो पत्नी की ओर से अलेजेडली ये कहा गया, क्योंकि ये सब बातें अभी कोर्ट के सामने हैं, उनकी ओर से ये कहा गया कि फिर अगर सुसाइड कर भी लोगे तो संपत्ति तो तुम्हारे घर वाले देंगे। पत्नी, जो पति की संपत्ति होती है उसके मरने के बाद पत्नी के ही नाम होती है। इसका क्या है लीगल स्टेटस इस दावे का? अब अगर कोर्ट उनको इनका उत्तराधिकारी मानती है, जो डिसीज्ड है, तो उनको मिलेगा। लेकिन वैसा आसान नहीं है अभिषेक। हम्म। सबसे पहले उनके पास संपत्ति होनी चाहिए। जो पैतृक संपत्ति है वो तो पत्नी को मिलने जा नहीं रही। पैतृक हम्म। संपत्ति तो जो मृतक है उसी की हुई। हम्म। और जो लाइन में मिलेगा आगे वो पहले हस्बैंड को मिलेगा, उसके बाद चीजें जाएंगी। हम्म। और जो भारतीय व्यवस्था है उसमें पैदा होते हुए ही जो भी हिंदू पुत्र या पुत्री है, जो भी घर में नया एडिशन हुआ है, तो जो वो कोपार्सिनर हो जाता है, यानी जो पुरखों वाली प्रॉपर्टी है उसमें वो हिस्सेदार हो जाता है। पत्नी हम्म। के साथ ये नहीं है। तो अभी तो मैं कोई स्टेटमेंट उस पे बिना तथ्य देखे दे नहीं पाऊंगा कि पत्नी को लेकिन ये प्रॉपर्टी कैसे आसान आती नहीं है। है, ये आसान नहीं है कि पति की अगर ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं है, ऑटोमेटिक तो कुछ भी नहीं है। दावा साबित अगर करना पड़ेगा सामान्य वहां भी। प्रक्रिया में चीजें चल रही होती है, आज का अभी तो झगड़े चल रहे हैं, फिर हाँ। उनके पास उनके नाम में कोई प्रॉपर्टी है या नहीं है। फिर हाँ। अगर स्वर्जित प्रॉपर्टी है, सपोज आपने अपने आप उसको अर्जित किया है, हाँ। तो वो आप कैसे उसको देना चाहते हैं किसी को, वो आपके ऊपर है। हम्म। और अगर मैं इस वीडियो के कंटेंट को देखूं तो अगर उनकी कोई स्वर्जित प्रॉपर्टी है जो मृतक हैं, और वीडियो के हिसाब से तो वो अपनी पत्नी को बिल्कुल नहीं देना चाहते। हम्म। हम्म। तो उनकी एक तरीके से वो विल हो गई कि मेरी जो अपनी प्रॉपर्टी है पत्नी को नहीं मिलनी चाहिए, बच्ची हम्म। को जरूर देना चाहते हैं। हम्म। तो ये सब हम्म। थोड़े लीगल पहलू हैं हम्म। जिनको ध्यान में अच्छा, रखना मुझे एक होगा। बात ये उनकी समझाइए कि आवश्यक, अगर कोई इस तरह से परेशान हो, एक के बाद एक मुकदमे हो रहे हो, जुडिशल प्रोसेस जो है वो डिले पे डिले होती जा रही हो, मैं बात कर रहा हूँ इस जिला स्तर पे, ये अगर चल रहा हो, फैमिली कोर्ट में चल रहा हो, तो क्या हाई कोर्ट में जाने का कोई विकल्प होता है क्या? अगर सारे फैक्ट को रखा जाए वहां पर, तो क्या ये भी एक विकल्प है कि हाई कोर्ट में जा करके फौरी रिलीफ या कोई और रास्ता कानूनी? देखिए अभिषेक, हाईकोर्ट अगर आपके तथ्य आपको फेवर करते हैं तो हम्म। अपील में आप या जो इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन है या रिट पिटीशन में जैसा भी आपको लीगली एडवाइस किया जाए, हम्म। डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द केस, आप बिल्कुल जा सकते हैं। और हाई कोर्ट अगर आपने अपना अच्छे से मामला प्रस्तुत किया तो आपको रिलीफ भी मिलती है। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा अभिषेक, एक मुकदमा किसी भी कोर्ट में हो, दैट इज ए हैरेसमेंट। हम्म। हम्म। आप अपनी सामान्य जो दिनचर्या है, हो सकता है आपको कोई यूएसए जाने का प्रोजेक्ट मिल रहा हो, कोई आपको थोड़ा बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, हम्म। आपको थोड़ा, अगर आप क्रिएटिव हैं तो आपको शांति की आवश्यकता है कि आप कूल माइंड से रहें, तो हम्म। मुकदमा होना इटसेल्फ बहुत बड़ा स्ट्रेस हो बिल्कुल ठीक कह जाता रहे है। हैं आप। एक बात और मैं आपके सामने रखूंगा अनूप, कि अभी मंगलवार को हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आईपीसी की धारा 498 ए के दुरुपयोग पर चिंता जताई है।
और बाकायदा जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस कोटेश्वर सिंह ने बेंच ने ये कहा कि धारा 498 पत्नी और उसके परिवार वालों के लिए बदला लेने का हथियार बन गई है। ये 498 ए का दुरुपयोग का मामला, इतने सारे सुप्रीम कोर्ट के इस पर निर्देश हैं, लेकिन ये नहीं रुक रहा है। इसकी क्या स्थिति है? क्या कोई इसमें सलूशन नहीं है इसके दुष्चक्र में अगर कोई फंस जाए तो? अभिषेक, कानून का जो वर्डिंग है, सामान्य रूप से कानून सभी को समान धरातल पे रखता है, हम्म। लेकिन उसके साथ साथ जिसको कमजोर माना जाता है समाज के अंदर, हम्म। उसके फेवर में भी होता है, जिससे कि जो ताकतवर माना जाने वाला समूह है हम्म। उसके बराबर उस कमजोर को स्थापित कर दे। हाँ। तो जितने भी कानून हैं जो महिलाएं अभी तक दहेज के दुष्चक्र में, डोमेस्टिक वायलेंस में, घर की चार दीवारी के अंदर क्या होता है किसी को पता नहीं होता था, उस हम्म। स्थिति में उनके पास कोई विकल्प नहीं होता था, तो हमारा जो सिस्टम है उसने उनको थोड़ा स्ट्रांग किया, और अगर वो अपनी बात कह दें तो उनकी बात को ही एविडेंस एक तरीके से मान लिया जाता है, हम्म। और जिसके खिलाफ वो बात कहेगी उसके ऊपर अपना इनोसेंस प्रूव करने की जिम्मेदारी आ जाती और है। अब जब अगर मिसयूज की सेक्सुअल बातें ऑफेंस सामने के, आ रही तो इसमें क्या किया जाए? जो मिसयूज की बातें लगातार सामने आ रही, उस पे क्या राइट्स अब हैं उस व्यक्ति अभिषेक के जो उसी झेल रहा उसी हो? पे मैं आ रहा हूं, उसी पे मैं आ रहा हूं। तो अभी की जो परिस्थिति है, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, और जो समाज में महिलाओं का स्तर है वो आज से 20 साल पहले की अपेक्षा आज काफी अच्छा है। हम्म। और तीसरी चीज है कि पहले ये होता था कि यूजुअली, मैं ये तो नहीं कहूंगा ये जेंडर बायस कमेंट होगा, लेकिन कोई महिला अपने साथ हुए अन्याय के बारे में झूठ बोल रही हो, इसके इंस्टेंसेस कम होते थे। सामान्य रूप से अगर कोई महिला कह रही तो ये माना जाता था कि वो सही कह रही है। हम्म। हम्म। लेकिन अगर आप किसी अस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं तो उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। हम्म। चाकू से हम्म। आप सब्जी भी काट सकते हैं, चाकू से किसी की उंगली भी काट सकते हैं, और किसी की हत्या भी कर सकते हैं। तो हम्म। ये उस वेपन को यूज करने वाले व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। तो अब कानून फेवरेबल है और उसका दुरुपयोग संभव है, हो भी रहा है। और जब भी विजिबल दुरुपयोग होता है तब कोर्ट्स उस पर संज्ञान जरूर लेते हैं और स्ट्रांग कमेंट्स पास करते हैं। लेकिन जो आगे की प्रक्रिया है ना, जैसे आपका सामना अगर कोई केस हुआ तो किससे होगा? पुलिस अथॉरिटीज से होगा। वो सेंसिटिव होते हैं, जानकार भी होते हैं अभिषेक, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं होता। लेकिन बहुत सारे अन्य कारण होते हैं जिस वजह से कई बार उनकी न्यूट्रलिटी पे प्रश्न चिन्ह होता है। दूसरी चीज है, हमारी जो पुलिस है मित्र पुलिस मानी नहीं जाती। तो आप जैसे ही उनके पास जाते हैं, आपको वो अगर बहुत मैत्रीपूर्ण भी ट्रीटमेंट दें तो भी घबराहट होती है, वो एक हरासमेंट हो जाता है। आप अगर पुलिस के पास जा रहे हैं तो आप 4-5 लोगों को टेलीफोन करते हैं और उसके हम्म। बाद बताते हैं मैं तो वहां कैसे जाऊंगा। बचा तो जाए? 498 के मिसयूज आप से बचा कैसे जाए? फिर सवाल तो वही है फिर। अब बचने का, अभिषेक, एक तो आपको बहुत दृढ़ मानसिक स्थिति रखनी पड़ेगी, हम्म। हम्म। जो स्ट्रांग रिजॉल्व है कि अगर मेरे साथ अन्याय हुआ है तो उस अन्याय के खिलाफ हम भी लड़ेंगे। हम्म। जरूरी नहीं कि लड़की ही आपके खिलाफ केस कराए, आप भी उसके खिलाफ केस करा सकते हैं। जो हम्म। भारत अपराध, जो शारीरिक चोटें हैं या उसके खिलाफ तो आप भी एफआईआर करा सकते हैं, वो तो जेंडर न्यूट्रल है। जो हम्म। शारीरिक वायलेंस है, फिजिकल वायलेंस, उससे रिलेटेड जो भी अपराध है। दहेज, हाँ, दहेज लड़का मांगेगा लड़की नहीं मांगेगी सामान्य रूप से, तो ठीक है, वो एक अलग अपराध की श्रेणी में आया। लेकिन फिजिकल वायलेंस की जो बात हुई वो आप भी करा सकते हैं। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास में कोई हथियार नहीं। फिर तीसरी चीज ये, अगर मुकदमे पे मुकदमा चलता जा रहा है तो आप तारीख पे तारीख की तरफ जाने की अपेक्षा आप जाइए और बताइए कि ये एक ही नेचर का मामला है और इसको कंसोलिडेट कीजिए। एक हम्म। साथ क्लब करवा सकते हैं आप हाईकोर्ट जा करके। अगर 4-5 मुकदमे, 6 मुकदमे है, इस मामले में 9 मुकदमे थे, हाईकोर्ट जा करके तो उनको कंसोलिडेट करवा सकते हैं, ये ऑप्शन होता है। कंसोलिडेट करवा सकते हैं। आप सेम कोर्ट में, अगर अलग अलग लेयर्स की कोर्ट में मामले चल रहे हैं तो सेम कोर्ट नहीं कर पाएगी। लेकिन वो मुकदमे जो मजिस्ट्रेट के लेवल पे हैं उनको क्लब करने का अधिकार जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के हेड हैं, डिस्ट्रिक्ट जज, उनके पास होता है। हम्म। और उससे जो बड़ा है, अगर कई अलग अलग जिलों में उन्हें आपने मामले कर दिए, सपोज आपका नेटिव एक जिले का है, रहने लगे आप दूसरे जिले में, तो जो है एक जगह से दूसरी जगह भी आप, क्योंकि जहां पे लड़की होगी वहां पे मुकदमा होगा, ये नियम है। हम्म। उस जो वायलेंस है उसमें कहां पे वायलेंस हुआ वहां मुकदमा होगा, ये नियम नहीं है। तो हम्म। अगर ऐसा होता है कि एक से ज्यादा जुरिस्डिक्शन में गया तो आप
जा करके हाई कोर्ट में उसको एक जगह करवा सकते हैं, एक कोर्ट के सामने, लेकिन बिल्कुल। एक फेस तो अंतिम करना सवाल पड़ेगा। आपसे अनूप, मेरा अंतिम जब तक सवाल ये खत्म है नहीं कि होता अगर ये केस, वो आपके फेस बस में करवा। होता, एक अंतिम सवाल है, जी। अगर आपके बस में होता कि कोई एक एडवाइस आप दे सकते, इस केस की बात कर रहा हूं, जो केस को आपने समझा है, इस जी। केस की मोटा मोटा इसका फैक्ट आपकी जानकारी में, अगर कोई एक एडवाइस, अगर कुछ देर के लिए टाइम रिवर्स होता और अगर ऐसा मौका मिलता कि आप अतुल को कोई एडवाइस दे सकते, तो वो एक एडवाइस क्या होती इस मामले में? अभिषेक, मैं उनसे कहता कि आप धैर्य पूर्वक मुकदमों को लड़िए। कोर्ट से कहिए कि आपको भौतिक रूप से कोर्ट के सामने उपस्थित करने का जो आदेश है उसको वापस लेने, और वर्चुअली उपस्थित होइए। और आपको हाई कोर्ट जाने की मैं सलाह देता कि आप वहां जाके जो मुकदमे रोक सकते हो उनको रोकने का प्रयास करते। और ये कोई उन व्यक्ति को सलाह नहीं है मेरी, एक इन जनरल सलाह है, अगर किसी जनरल के सलाह साथ है, ऐसी जनरल सलाह है। ऐसी बात हो जाती है। जी। और इतना बड़ा जो कदम है उसका मैं बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता। किसी को भी ये जीवन लेने का अधिकार नहीं है, चाहे जितना उस इमोशनल स्ट्रेस हो या कुछ भी हो। आत्महत्या करना तो बिल्कुल भी किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है। भगवान ने जीवन दिया है तो हम भगवान के प्रति उत्तरदायी हैं। और जीवन किसी और ने दिया है तो जीवन लेने का अधिकार हमको अपने आप को नहीं है। व्यवस्था को जरूर है, वो कानून के सम्मत वो ले सकती हैं, क्योंकि भारतवर्ष में है संभव, बट है कि अपने आप जो ये जीवन लेने का है उसका मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता, उसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ, बहुत ये बहुत काम धन्यवाद नैतिक नहीं अनूप, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अनूप अवस्थी से हम बात कर रहे थे, और अनूप ने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे विकल्प सुझाए हैं, और लीगल उन पहलुओं की बात की है जिनके जरिए कम से कम लड़ते रहने का रास्ता निकल सकता है, क्योंकि किसी भी ऐसी परिस्थिति में ये बहुत जरूरी होता है कि आप उस चीज को लड़ें, कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आप लड़ें उसको। लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कानूनी पहलू होते हैं जिनके जरिए आप अपनी लड़ाई को एक मुकाम की ओर ले जा सकते हैं और आत्महत्या जैसे भयावह कदमों से बच सकते हैं। अनु, बहुत धन्यवाद हमसे अभिषेक, बात करने के लिए। नहीं अभिषेक, इससे पहले आप खत्म करें, मैं केवल दो एक बातें कहना हाँ। चाहूंगा। हाँ। कोर्ट्स बिल्कुल भी प्रो, अगर फेमिनिन मतलब लड़की नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि महिला के प्रति प्रो हैं। वो हम्म। कानून के प्रति प्रो हैं। और मेरे पास उदाहरण हैं जिसमें इस तरीके के मैट्रिमोनियल जो केसेस हुए हैं उसमें अगर लड़की ने लड़के का हरासमेंट किया है तो कोर्ट ने उसको भी सजा दी है। लेटेस्ट उदाहरण मेरे पास है जिसमें 2 महीने की सजा लड़की को मिली है। हम्म। और इसके अलावे और भी कई सारे उदाहरण हैं जहां पे कोर्ट ने गलत बयानी पे या गलत तरीके का आरोप लगाने पे जो महिला पक्ष है उसकी भी काफी खिंचाई की और सजाएं भी दी हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर प्रूफ कर देते हैं कि जो दूसरा पक्ष था वो गलत है तो ऐसे ही बच जाएगा। तो केवल आरोप लगा करके अगर आपका हैरासमेंट किया जा रहा है तो जरूरी नहीं है कि दूसरा पक्ष स्कॉट फ्री छोड़ा जाए। कोर्ट ने उसका भी कॉग्निजेंस लिया है और मेरे पास कई सारे उदाहरण है, कोई एक उदाहरण नहीं है। बहुत धन्यवाद अनूप, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया। धन्यवाद।